देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पिछला पूरा हफ्ता काम करते गुजरा, आसाब पर एक थकन सी छाई हुई थी, लेकिन कल अचानक इमरान खान साहब के एक बयान ने यूँ समझिए कि लाइफ बना दी। खान साहब ने इरशाद फरमाया, जो इंकशाफ उन्होंने फरमाया सुन करके दिल और दिमाग मुअत्तर हो गए। फरमा रहे थे कि अब लीडर आवाम को जवाब दे। आवाम ने इसे एक बात को वजह बनाकर और एक सवाल पूछा, लेकिन उसका जवाब अब तक ना आया। आवाम बेचारी पूछ रही है कि अगर लीडरान आवाम को जवाब दें तो फिर साहिवाल वाक़े का क्या बना। वो पीटीआई जो तहरीक इंसाफ है, वो पीटीआई जो इंसाफ की ढिंडोरची थी, अब उसी के दौर में इंसाफ अगर ना मिले तो फिर आदमी क्या करे। खान साहब मजीद कहते हैं कि जमहूरियत एहतसाब के बगैर कुछ नहीं। अपोजिशन ने इस पर अजीब फप्ती लगाई। उन्होंने कहा हाँ, और अगर एहतसाब दूसरों का हो तो और भी मज़ा आता है। खान साहब ने फिर ज़बरदस्त एक बेहतरीन बात की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के लिए निहायत घटिया बात की। अब ये सुन करके रावी ने अपना पेट पकड़ लिया। उसको अपोजिशन के वो दिन नजर आए जब इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को लानत तक दी थी। अब लानत अगर कोई बहुत अच्छी बात है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तमाम लोग यही कर रहे होते, लेकिन ऐसा है नहीं। बुज़दार साहब में उन्होंने अजीब मेरिट दरियाफ्त किया है। उन्होंने फरमाया वो इंतहाई इज्ज़ व इंकिसारी का पैकर हैं, बेहतरीन वज़ीर आला साबित होंगे। यकीन है मुझे कि जिस तरह सानिया साहिवाल हुआ उसी तरह से अगर 10-15 सानियात अल्लाह ना करे और हो जाएं तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला उनके इख्तिदार में एक ऐसी कील ठुक जाएगी कि जिसके बाद उनकी विकेट कोई ले नहीं पाएगा। और अगर सवाल ये भी उठाया जाए तो गलत ना होगा कि अगर आजी और इनकिसारी परफॉर्मेंस के बजाय मेरिट है तो मौलाना तारिक जमील साहब में या अल्लामा तालिब जौहरी साहब में कौन से जो है वो बुराइयाँ थी, उनको क्यों ना बना दिया जाए। एक बहुत बड़ा तबका उनका फॉलोअर तो है। खान साहब फरमाते हैं कि सरमायाकार पाकिस्तान लौट रहे हैं। अब अवामी पाकिस्तान का ये कहना है कि हम तो पाकिस्तान से हिजरत करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो आई है इसने तो बड़े मामलात किए हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी खूब कही, फरमा रहे हैं पीटीआई हुकूमत से कोई खुश नहीं। अब इस पर नाकिदीन कह रहे हैं कि नहीं, वो जो कोई होता है इस मुल्क में इन्वर्टेड कॉमाज में वो तो खुश है, जब तो पीटीआई हुकूमत में, वरना ऐसा हो सकता था कि कोई ऐसा फरीक जो खुश ना रख सके वो हुकूमत में आए। इसी तरह की दीगर मौज़ूआत पर हंसते मुस्कुराते ज़रा हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा बनफ़ से नफीस हमें ज्वाइन करेंगी। इससे पहले कि मैं किसी और तक जाऊं, मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त के पास जाएं और उनसे पूछें कि सर ये जो आपने हमारी लाइव बनाई है वीकेंड पर, इतना खूबसूरत आपने बयानात दागे कि जिसे सुनकर महंगाई, अफलास, गुर्बत और गोलियां और सानिहात सहती ये कौम हंस हंस के अपनी कमर पकड़ के दोहरी हो गई है, पेट पकड़ के बढ़ के। तो इस बयान का राज क्या था? रमेश कुमार साहब सर। नूरुल आरफीन, मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी जो भी हुकूमत में आती है वो आवाम को बिल्कुल जवाबदेह होती है, मगर लोग जो है वो जब भी कुर्सी के ऊपर आते हैं वो भूल जाते हैं। अगर खान साहब ने ये बात दोहराई है और तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, और अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने आप को आवाम के सामने जवाबदाह समझते हैं। और रही बात अवामी इशूज़ की कि आप कहते हैं कि महंगाई आ गई है, ये आ गई है, तो मैं समझता हूँ हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हमें कम से कम उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, क्या हम माजी की तरह सब्सिडी पे अब चल सकते हैं या नहीं सकते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास है कि एक 12,000 जो कमाने वाला महाना जो कमाने वाला लोग है वो किस तरीके से अपने अखराजात को पूरा करेगा, किस तरीके से जो है वो अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। मगर हमें कुछ न कुछ, हर बंदे को कुछ न कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री इस हालात में गुजरी है कि पाकिस्तान इतने कर्जे तले दब गया है कि अब हम ज़्यादा डेफिसिट में नहीं जा सकते। अगर उसके लिए कुछ पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं, पब्लिक पॉपुलर फैसले कम, पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो धरती है और धरती माँ है। धरती माँ से हर बंदा यहाँ पे 21 करोड़ अवाम जो है वो मोहब्बत करती है। तो मैं समझता हूँ वो समझते हैं कि खान साहब कम से कम एक लीडर ईमानदार है, और ईमानदार लीडर जो है उसकी नीयत के ऊपर शक नहीं है, और वो कम से कम जो भी कर रहा है इस मुल्क के लिए कर रहा है। अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत तकलीफ भी आ रही है
तो वो अपने जेब के लिए नहीं आ रही है, मगर वो आ रही है तो वो एक हकीकत की वजह से आ रही है, हालात की वजह से आ रही है, जो 70 साल जो हिस्ट्री गुजरी है उन वजह से आ रही है। और सब्र का फल जो है वो मीठा भी होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और मैं समझता हूं कि दुखों के पीछे सुख आते हैं, कभी भी सुख के पीछे दुख नहीं आते। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में किशोर कुमार गाता था, ये उस वक्त होता था। ये 2018 में ऐसा कोई वाकया वो कुबजीर नहीं होता। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, कादिर खान मर गए, ये सारी बातें अब अनका हो गई। मैं आप तक आता हूं जरूर, इंशाल्लाह ताला आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जिंदगी के अच्छे पहलू आप हमें दिखा रहे हैं। आप हमें काली रात में आंखों पर जो है वो अंधेरी गागल लगा करके आप हमें कह रहे हैं कि कूद जा बेटा, तो मैं आप तक आता हूं, इंशाल्लाह ताला कूदते। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। ये मुझे बताइएगा, खान साहब ने देखे कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं और उस पर इंतहाई खतरनाक बयान। मैंने तो अभी 2-3 मरतबा अपनी आंखों को मल के देखा, मेकअप कर चुका था इसलिए मुंह नहीं धो पाया। इस पे लिखा है इमरान खान की बातें खुलफाए राशिदीन वाली, तर्ज अमल माजल्ला इल्ला माजल्ला अबू जहल वाला है। नून लीग रहनुमाओं के नाम भी बता देता हूं ताकि मेरी गर्दन ना मारी जाए। ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, अयाज सादिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा लीडर आवाम को जवाब दे, उन्होंने कहा अब तो आप जवाब दे दीजिए। आपने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, कर्जे नहीं लूँगा। 39 खरब रुपए तो आपने पाकिस्तानी बैंकों से ले लिए और तकरीबन 12 अरब डॉलर अब तक दोस्त मुल्कों से ले चुके हैं। तो खुदकुशी आपने कहा था मैं कर लूँगा कर्जा लेने की बजाय, तो कौम तो आपसे जनाब जवाब चाहती है। फिर आपने जब एमनेस्टी स्कीम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अनाउंस हुई और उसमें कुछ 100 अरब से ज़्यादा लोगों ने अपने जनाब मनी वाइट की, उसमें अलीमा खान साहिबा ने भी की। आपने कहा था कि मैं आऊँगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाब लूँगा और इनकी ऐसी की तैसी कर दूँगा। तो मेरे भाई, आपके तो अपने घर में अलीमा खान ने उस टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया। तो अब जवाब दीजिए, आप क्या जवाब है आपके पास? इसी तरह से आपके इस दौर में स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो 15-20 दिन पहले आई है, 2.25 अरब डॉलर बाहर चला गया है। 70% सरमायाकार बाहर चला गया है, ख़त्म हो गया सरमायाकारी। तो जवाब दीजिए। आपका तो बहुत बड़ा इमेज था, आपने कहा मैं आऊँगा तो डॉलरों की बारिश हो जाएगी, वो नहीं हुई। तो जवाब दीजिए ना कौम को, आप जवाब दें, जवाब दें। और बेशुमार जवाब आपसे कौम पूछती है, जो आपने ऐलानात किए, आपने अब किया क्या है। अभी मेरे भाई रमेश कुमार साहब पाकिस्तानी हैं, भाई हैं, उन्होंने कहा जी हमें बड़ा एहसास है कि 12,000 रुपये माहवार तनख्वाह लेने वाला या आमदनी वाला किस तरह से गुजारा करता है। बड़ा एहसास है आपको और आपके खान साहब को कि उसका बिल पहले सुई गैस का अगर 500 था तो आपने बढ़ा के 1,000 कर दिया। अगर बिजली का बिल उसका 500 था तो आपने 1,000 से ज़्यादा कर दिया। और इसी तरह से आपने हर चीज़ महंगी कर दी। जाए मार्केट में, महंगाई किस तेज़ रफ्तारी से बढ़ गई है। आपने रुपया जो है एकदम 30% उसकी कीमत कम कर दी। उसके कितने असरात हो गए हैं। लोगों के आप मकानात गिरा रहे हैं बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर उन्हें मुतबादिल दिए। लोगों को कारोबार लोगों के बर्बाद कर रहे हैं आप। एक कराची में आपने 15 लाख बंदा बेरोज़गार कर दिया है। जवाब दें, आपको बहुत एहसास है आवाम का ना। तो ये एहसास इसको कहते हैं। एहसास तो ये है कि एक आदमी भूखा है, उसको रोटी खिलाएं। ये नहीं कि एहसास बहुत है, ये भूखा था, मैंने इससे एक जो है वो बोतल खून निकाल लिया इसलिए कि वो ये उसे कुर्बानी देनी चाहिए। वो तो पहले ही भूखा है। खुदा के बंदे, जो 12,000 से गुजारा नहीं कर सकता था, उस पे आपने 50% उसका और का बढ़ा दिया है। सर, मैं आपके पास आता हूं। पहले मुझे इजाजत दीजिए जरा मोहतरमा शहला रजा साहिबा के पास जाने की। मोहतरमा को हम बावजूद देख नहीं पा रहे हैं, किसी तकनीकी खराबी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और अफाका हुआ तो जल्द ही उनका चेहरा इंशाल्लाह ताला हमारे नाजरीन को देखने के लिए मिलेगा। मोहतरमा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ये मुझे बताइएगा, आजी चेहरे को भाई मोहतरमा, आजी जो है वो अब परफॉर्मेंस से बढ़ चुकी है। यानी अब मेरिट होगा इज्जो इनकिसारी। यानी कोई शख्स कितना अच्छा मुती, कितना ओबीडियंट,
कितना बीबा किस्म का इंसान है, वो अब परफॉर्मेंस से ज़्यादा अहमियत रखता है। आपके ख्याल में अगर इसी तरह से मेरिट की धज्जियाँ मेरिट वालों ने बिखेरी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और दूसरा, ये जो बात कर रहे हैं कि जमहूरियत एहतसाब के बगैर कुछ नहीं, तो ये एहतसाब जो है वो लोग कह रहे हैं, कुछ मुझे नहीं पता कि एहतसाब सिर्फ दूसरों का ही हो रहा है, अपनों के ऊपर एहतसाब की नौबत नहीं आ रही। क्या फरमाएंगे आप? सबसे पहले तो शुक्रिया आरती। अभी कोई 2 हफ्ते नहीं हुए तो मैं देख रही थी, आवाज नहीं आ रहा है शैला का में, जिसमें उन्होंने काफी ठंडी सांसें ली और जब उनसे कहा गया कि भाई नियत में तो कोई वो नहीं है और इमरान साहब ईमानदार आदमी है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी बोल तो रही हैं, उनकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही। परहेजगार है तो उसे अगर ड्राइविंग नहीं आती तो मैं उसे अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं करा। मैडम, अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई भी गेस्ट इंक्लूडिंग मेरे अपने कोई आपको सुन नहीं पा रहा, कोई टेक्निकल खराबी ज्यादा ही बढ़ गई है। मैं दोबारा आप तक आता हूं, प्लीज जरा तवक्को फरमाइएगा और बुरा मत मानिएगा। रमेश कुमार साहब, इस मौके से फायदा उठाते हुए सर मैं आपसे एक छोटी सी जिसारत करूंगा। सर ये मुझे बताइए, बताया गया है कि उस्मान बुज़दार साहब का मेरिट एक और भी है, और वो ये कि वो बहुत एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं। सानेह साहिवाल हो गया, अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया, ऊपर से खान साहब ने जाके उनकी पीठ थपथपा दी। यही एक सानेहा था मॉडल टाउन का, 14 लाशें गिरी थी, उन्होंने मियां नवाज शरीफ तक को इस्तीफे का जो है ना मुतालबा कर दिया था। सर, इखलाकियात का ढिंडोरा पीटने वाले ढिंडोरचियों को खुद भी कुछ मिसालें कायम करनी पड़ती हैं। आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका है उस एक सानेहे को, जिस पर असद उमर साहब ने आज अवाम के गाल पर एक जबरदस्त जन्नाटेदार तमाचा मारा है, ये कह के कि हमने 3 दिन में इंसाफ दे दिया। सर, किसको इंसाफ मिला है, जरा नाम बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ था तब भी मैंने ये कहा था कि अहकामात अगर राना सनाउल्लाह की तरफ से गए हैं तो राना सनाउल्लाह और एडमिनिस्ट्रेशन देखे। चीफ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की खान साहब की बात तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि गलत थी। आज अगर उस्मान बुज़दार के हवाले से आप बात करेंगे तो उस्मान बुज़दार ने कोई अहकामात नहीं दिए हैं जिसकी वजह से आप उसको रेस्पॉन्सिबल। मैं कहता हूं कि उस टाइम पे शहबाज शरीफ की भी रेजिग्नेशन सही नहीं थी। अगर राना सनाउल्लाह अगर उनके ऊपर जाता है कि मुझे शहबाज शरीफ ने इंस्ट्रक्शन दी है तो फिर शहबाज शरीफ के ऊपर चार्ज होती है, वरना नहीं होती। उस्मान बुज़दार ने कोई डायरेक्शन नहीं दी, मगर एक इस मरतबा हुकूमत में ज़रूर ये चीज़ें हुई है कि 3 दिन के अंदर अगर JIT ने उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो एक प्राइमरी रिपोर्ट आई, और जो नॉमिनेशन के साथ जिस तरीके से बंदे नॉमिनेट किए गए और FIR जो कटी, माजी में ऐसी मिसालें नहीं मिलती, और अपनी गलती को माना कि ये जो गलती हुई है ये इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, आगे इसके क्या है वो इंक्वायरी जो है वो और डिटेल में होगी। मगर आप जहाँ पे जो चीज़ें अच्छी हो रही है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हर वक्त एक तो देखो, माजी के अंदर अगर हम जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज की, अपोजिशन की, अगर PTI के ऊपर जाएंगे तो अपोजिशन में उसका जो रोल था, या गवर्नमेंट में जाएंगे तो नून लीग का रोल था या पीपल्स पार्टी का रोल था। अगर ये चीजें हम रोना धोना आगे तक अगर कंटिन्यू करते जाएंगे नहीं सर, तो आपकी फिर बात 2008 समझ में आ गई है। का दौर गुजरेगा, 13 से 18 का गुजरेगा, 18 से 23 का गुजरेगा। एक कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, बाकी रोना पीटना इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। नाजरीन, एक मुख्तसर, उसके बाद बकिया मातम। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा शैला रज़ा हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। मैम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ज़हमत के लिए माजरत, आपसे देर में रब्ता हो पाया। ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम को जो बताया है कि नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि बाप बेटा कागज़ पेंसिल लेकर के घूम रहे थे और विरासत में ज़्यादा पार्टी मिल गई। उसके साथ साथ उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी नहीं बख्शा। आपके ख्याल में इमरान खान साहब बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टेक्निकली क्रिटिसाइज कर सकते हैं? मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि बाप बेटा तो हाथ में कागज लेके आ गए, तुम्हारी बहनें मशीन लेके क्यों घूम रही है भाई?
और आप भी तो कहते थे कि आपके गरीब थे और उसकी वजह से वालदा का इलाज सही नहीं हो सका, तो ये बहन के पास कहाँ से इतनी विरासत आ गई? हमारे मुंह खुलवाना चाहते हैं। और जो ये बात करते हैं सईद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो सईद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस जमाने में उन्होंने सियासत में कदम रखा, तो उस जमाने में सियासत में कदम रखना गलत है क्या? वो स्टालिन और लेनिन को पढ़ा करते थे और वो यही कहते हैं कि जब आप तो लेफ्ट विंग की सियासत में मौका नहीं मिल रहा हो तो बेशक राइट के साथ करना पड़े, करें ताकि आप आवाम से रास्ते में। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो ये सबक सिखाया कि जब वो अपने पीठ पे था, उसने उस वक्त जो है डिक्टेटर को ललकारा, अपनी अलग पार्टी बनाई। उनकी बेगम मुमताज भुट्टो को ये फख्र हासिल है कि वो पहले खातून थी, उस वक्त तो भुट्टो साहब के दोस्त भी उनके साथ थे जिन्होंने एज चेयरपर्सन पार्टी की, उन्होंने डिक्टेटरशिप को कोर्ट में जो है ना चैलेंज किया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास बड़ा रास्ता था, वो उभरते हुए लीडर थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना के जो राय इख्तियार की उसमें उन्हें मालूम था और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है ये मुझे मेरे बेनज़ीर मेरे बेटों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते को सीधा रखा और उसके बाद उन्होंने एक लकीर खींच दी पाकिस्तान की सियासत में कि देखो मैं कब्र में होऊंगा, और ये भी लिखा कि जिस दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा उस दिन के बाद से पाकिस्तान में सिर्फ दो सियासत होगी, एक एंटी भुट्टो और एक प्रो भुट्टो। तो उसके बाद अगर कोई ये कहे कि आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा था वैसा था, तो मैं यही कहूंगी कि यू आर वजीर आजम सेलेक्ट, क्योंकि आपके वजीर खारजा ने भी ये कह दिया है। सर ये तो इंकिशाफ फरमाया मोहतरमा शैला रजा साहिबा ने। आपके वजीर रमेश कुमार साहब जरा इस पे जरा थोड़ा सा तबसरा फरमाइएगा। ये आज के अखबारों की हेडिंग है। वो कह रही है कि आपके वजीर खारजा ने कह दिया कि इमरान खान साहब वजीर आजम सेलेक्ट है। पार्टी नहीं पसंद। क्या कह रही है? वजीर खारजा ने फरमाया है बकौल शैला रजा साहिबा के, मुझे नहीं मालूम, वो कह रही है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज के अखबार उठाएं कि इमरान खान इस वजीर आजम सेलेक्ट ने फरमाया। बिल्कुल गलत कह रही है, और मैं समझता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल बंदा है और वो उसकी कैबिनेट का हिस्सा है। देखिए, अगर आप इस तरीके से इल्ज़ाम लगाते जाएंगे ना, तो मैं तो कहूँगा 2002 में जब क्यू की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो नून ने इल्ज़ाम लगाया, 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया, 2023 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। ऐसे तो फिर जमहूरियत चलती रहेगी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी चलती रहेगी। मैं समझता हूं कि 2002 से 2008 की इलेक्शन बेहतर थी, 8 से 13 की बेहतर है, 13 से 18 की बेहतर है। ये जमहूरियत का साइकिल चलना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अब क्रिटिसिज्म से निकल के आगे सही सिमत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए जो जो चीज़ें गलत हो रही है उनको रेक्टिफाई करते जाएं, उनको चेंज करते जाएं कि आगे प्रोसेस सही तरीके से चले। मैं आज वो वक्त आ गया है कि माजी को भुला के, अगर आप कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल था पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मगर दिन ब दिन वो कम हो रहा है और उस रोल के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज तक जितनी भी आई है उसके अंदर उनका रोल थोड़ा बहुत रहा है, मगर अब वो वक्त चला गया है। तो अब और सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है कि उनका रोल नहीं हो, तो आप बैठे इलेक्ट्रल रिफॉर्म 2017 अगर आया तो 2018 जो है 2018 आया तो 2019 भी आ सकता है। आप उसके ऊपर बैठे डिस्कस करें और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, एक तो मैं हमेशा बात करता हूं एथिक्स की कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हर पॉलिटिकल कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा जाती तंज के ऊपर चले जाते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के इश्यूज हैं तो उसको दुरुस्त है सर। मैं आप तक आता हूं, मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल पूछना है, मुस्लिम लीग नून का वर्जन में लेना चाह रहा हूं सर। ये वजीर इत्तलात पंजाब का एक बड़ा चश्मकुशा स्टेटमेंट मेरे पास है, आपको तो पता है जैसे ही वो मुंह खोलते हैं खबर बन जाती है। फरमा रहे थे कहां शहबाज शरीफ, कहां वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कहां शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला जो 14 मासूम इंसानों का कातिल है
और कहां सरदार उस्मान बुज़दार जो गरीब और बेघर अवाम के लिए शेल्टर होम्स बना रहा है, अपना जाती घर वर लगता है इन्होंने सब बेच दिया गरीब अवाम को घर देने के लिए। अब इसके बाद ये इख्तिदार से फारिग होने के बाद टेंट में रहेंगे, क्या फरमाएंगे उनकी इस अजीम शान कुर्बानी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिसका आपने नाम लिया है वो बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़ती है, बल्कि औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए मुझे। अच्छा, वो ये है कि अब कोई आदमी गरना, फारसी में है कि गरना बीनत बरूज शपरे चश्म चश्मा आफ्ताब राची गुनाह। अगर चमगादड़ की आंख दिन रोशनी में सूरज को नहीं देख सकती तो इसमें सूरज का क्या गुनाह है? अब उन्हें शहबाज शरीफ का सूरज नजर नहीं आ रहा और उस्मान बुज़दार का बुझा हुआ दिया नजर आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं और क्या कह सकता हूं? छोड़ें इस बात को, रहने दें। राइट सर, मैं ये अर्ज करूंगा कि इस तरह के नमूने इन्होंने बहुत पाल रखे हैं। मरकज में भी एक रखा हुआ है जो पेशावर तर्जुमान है कि एक पार्टी का, दूसरी पार्टी का, तीसरी पार्टी का। वो परसों और खुदा न खास्ता अगर इसराइल ज्यादा पैसे दे तो उसकी तर्जुमानी भी करेगा। नहीं सही है, ज्यादती की आपने इसराइल के साथ। ये मैं एमक्यूएम के लिए कहता हूं कि अगर एमक्यूएम को कोalition में हुकूमत बनाने का मौका मिले तो इसराइल में भी बना लेगी। मैं देखिए तर्जुमान है ना और पेशावर है, वो इमरान खान का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो किसी का हो, वो हमारा हो, वो इमरान खान का हो। कल उस बंदे ने कहा इमरान खान को सियासत की ABC नहीं आती। ये फवाद चौधरी ने कहा, क्लिप मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, मैंने देखा है सर। आज वो कहते हैं, देखा है ना, आज वो कहते हैं कि सियासत अगर कोई बंदा समझता है तो वो इमरान खान है। दुरुस्त है। मैं इस तनाज़े में दोबारा आता हूँ। मोहतरमा शैला रज़ा मेरे पास है। ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा उनका भी जवाब ले लूँ। मैम, वज़ीर आला सिंध, मैं उनका बड़ा मोतरफ हूँ, बहुत माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड आदमी है, बहुत पैशनेट आदमी है, लेकिन उनको भी गलतफहमी हो गई। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी हो जाती है और फिर जो उसके खिलाफ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। नूरुल आरफीन सर, ये मेरी क्वालिटी है ना, जल्दी होती है और फिर उससे जो अब देखिए, अभी आप सवाल पूछ रहे हैं, अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूं कितना अच्छा वाला, लेकिन उसके बाद कितना तगड़ा वाला सवाल पूछूंगा ब्रेक के बाद, जरा देखिएगा। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइएगा, वजीर आला सिंध को गलतफहमी हुई है, उन्होंने फरमाया PTI हुकूमत से कोई खुश नहीं। ये तो सरियन गलत बात है। कोई इन्वर्टेड कॉमास में खुश है तब तो इमरान खान साहब और PTI हुकूमत में है ना। जब तक कोई आपसे खुश था तो आप हुकूमत में थी, जब तक कोई नून लीग से खुश था तो हुकूमत में थे। देखिए, हमसे तो कभी कोई खुश नहीं था, बड़ी मजबूरी होती है लोगों की। और लेकिन वजीर खारजा साहब का बयान जो है वो इस बात का सबूत है ना, जो मैंने पहली बात कही थी। और वजीर खजाना पहले ही कह चुके हैं कि अगला इलेक्शन नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ, इस दफा तो ये काम हो चुका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मिनी बजट के बाद बहुत बड़े सरमायादार खुश हो गए हैं। और जहाँ तक रमेश कुमार की बात है, बचपन में हम पढ़ा करते थे बच्चों की दुनिया, जिसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती थी और एंड होता था सब हंसी खुशी रहने लगे। तो उसमें एक हर जगह ये भी होता था कि एक बाबा होते थे, वो कहीं ना कहीं से नमूदार हो जाते थे, वो अंगूठी दे देते थे। तो मिनी बजट में भी 73 पैराग्राफ्स हैं और उससे पहले भी जो जितने मंसूबे हैं उसमें कहीं बताया गया कि आमदनी के जराए क्या होंगे, लेकिन ये है कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो उस बाबा की तलाश है रूहानी, जो कोई अंगूठी दे दे और फिर सब इन द एंड सब हंसी खुशी रहने लगे। अगर देखा जाए तो वो भी मौजूद है किसी और शक्ल में, लेकिन अंगूठी काम नहीं कर रही। दुरुस्त है, दुरुस्त है। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, बस आएंगे तो प्रोग्राम को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। वक्त की कमी हस्बे मामूल हमारा मुकद्दर है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर बहुत कम वक्त है, अगर आप मुझे जवाब इनायत फरमाएं, मेरी आंखें खोल दें ज़रा। ये शेर की धाड़ जो है वो गायब हो गई है। शेर ने अब सज़ा मुअत्तल करने की अपील फरमा दी है। मियाँ साहब का कहना है कि आर्ज़ क़ल्ब का मरीज़ हूँ, दीगर अमराज भी लाक हैं, इसलिए सज़ा मुअत्तल करके वॉट एवर।
लोग ये पूछ रहे हैं पिछली मरतबा खुफिया दस्तावेज, खुफिया अल्फनामा जमा करा के और उसके बाद फिर सऊदिया, अब इसका मतलब है तिब्बी दस्तावेजात का बहाना और उसके बाद फिर दोबारा दागे में फारकत देने की तैयारी है। लोग ऐसा पूछ रहे हैं, मेरी तरफ से कोई रंजिश दिल में मत रखिएगा सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक वो वक्त था कि यहाँ मार्शल लॉ था और वालिद साहब जिंदा थे, तो वो वालिद साहब के मतलब है कहने पर उन्हें जाना पड़ा। अब आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब उन्हें सज़ा की बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं आऊँ तो मेरी सज़ा मुझे सुनाइए, और वो अपनी अहलिया की इयादत के लिए लंदन गए, बेटी भी साथ थी, और यहाँ मुक़्तदर क़ुव्वतों जिनकी बात कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने की है, उनका नुमाइंदा जो है वो उनके कुड़म के पास गया कि वो उधर ही रहें तो मामलात जो हैं तय पा जाएंगे। तो मियाँ साहब अपनी बेटी को लेके तो आके जेल चले गए। अब जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक़ है वो सबको मालूम है, अगरचे कहने वालों ने बिलखसूस तो PTI वालों ने कि कोई नहीं है बीमारी, कोई ऑपरेशन नहीं है, फिर वो ऑपरेशन हुआ, फिर अल्लाह बख्शे उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज साहबा को कि जी नवाज शरीफ सियासत कर रहा है और उन्हें वेंटिलेटर पे रखा हुआ है और वो इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है। वो उनकी घड़ी आई हुई थी और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन लोगों को लोग मतलब है जालिम हैं, लोगों की यानी लोगों को कोई खुदा का खौफ भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब का दिल बड़ा है, बीमार हैं, सबको पता है। अगर तिब्बी बुनियाद पर जो कानून के मुताबिक ज़मानत हो सकती है वो आए हैं। ये मैं आपको आपके इस प्रोग्राम में कहता हूँ कि अगर इलाज के लिए जाना पड़े चंद दिन के लिए, महीने के लिए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ और इस फैमिली का कोई आदमी जो सियासत में है वो बाहर नहीं जाएगा। आप दुरुस्त है सर, दुरुस्त है। तशफ़ी हमें जवाब आपने इनायत किया, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल नहीं जाएगा। गॉट योर पॉइंट। रमेश कुमार साहब, सर जल्दी से अगर आप मुझे रहनुमाई फरमाएं। सर ये एहतसाब का दौर चल निकला है, एहतसाब की चक्की चल पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई एक एग्जाम्पल सेट नहीं हुई। सर ये पिछले प्रोग्राम में भी मैंने पिछले हफ्ते बताया था एक खबर का सहारा लेकर के कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने अपना जुर्माना तक अभी जमा नहीं कराया और वो जो केस है वो अभी तक जो है वो मामलात वैसे ही हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक दस्तावेज़ भी जमा कराई थी कि उन्होंने अपनी विरासती ज़मीन जो है मियाँ बीवी ने दोनों ने सेल आउट करके और अपने असासे बनाए थे। सर आपके ख्याल में ये जो मामला जो शुकूक व शुबात का शिकार हैं, अगर इसे एक मामले कोई नज़ीर बनाया जाए एहतसाब के हवाले से, अपोजिशन का भी मुंह बंद हो जाएगा और आप लोगों ने भी एक ज़बरदस्ती मिसाल सेट कर देनी है, अगर करना मुमकिन है तो? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं अलीमा खान का मैं जवाब क्यों दूं? अगर प्राइम मिनिस्टर की बहन भी है तो भी कानून के सामने सारे बराबर है और कोर्ट उन मसलों को देख भी रही है। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें कोई इंटरफेयर करेगा और बिल्कुल मिसाल बनेगी। जो भी होगा कानून के दायरे के आगे जो है वो सारे बराबर होंगे। दूसरी चीज़ जो है सिद्दीक अल फारूक साहब ने बात की, मुझे बहुत दुख होता है कि आज एक आम आदमी की चाहे ज़िंदगी हो, बीमारी हो, चाहे किसी बड़े की बीमारी हो, मतलब हम अपने मुल्क के अंदर ऐसे मेडिकल यूनिट नहीं बना सके हैं जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। मुझे दुख होता है आज इस्लामाबाद जैसे शहर में भी मुझे एक मरतबा किसी दोस्त की इमरजेंसी हुई, जब पिम्स हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे और जो मैंने हालात देखे, आज भी मैं देखता हूँ कि आज भी इमरजेंसी के हवाले से मुझे कोई ऐसी हॉस्पिटल नज़र, पब्लिक यूनिट में कोई ऐसी हॉस्पिटल नज़र नहीं आती। तो हमें तीन मरतबा मियाँ साहब भी रहा, 3 मरतबा पीपल्स पार्टी भी रही, अभी खान साहब ही रह रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये वक्त और हालात, आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 घंटे का प्रोग्राम जैसे गुजर जाता है ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। ये 17 सालों से हम भी देखते आ रहे हैं। मैं वक्त घड़ी नहीं रुकती है और कम से कम आदमी को अपने टाइम के ऊपर सही डिसीजन करने चाहिए कि ये बहाना, ये बातें भी नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं अपने इलाज के लिए बाहर जाऊं। मुझे कम से कम अपने इलाज के साथ उस गरीब का भी सोचना चाहिए। अगर और भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो तो बाहर नहीं जा सकता। हम पब्लिक दुरुस्त है सर, अनडाउटेडली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बस यहाँ वक्त की कमी अगर आड़े ना आती तो मैं आपसे जरूर मैं आज आप दोनों मैं अपने आप के ऊपर भी करूंगा।
सर मैं आप दोनों से इल्तमास फरमाऊंगा और आजकल फरमाऊंगा हम भी अरे बात हमारे सामने ये भी वक्त गुजर जाएगा, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से इल्तमास है कि ये भी वक्त गुजर जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूं मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, ये मुझे बताइएगा बस आखिरी लम्हात है। रमेश कुमार साहब, सर आपकी इजाजत से मैं मोहतरमा की तरफ जाऊंगा क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मैम ये मुझे बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल तक जेल का मुंह देखा, उस दौरान में आपको याद पड़ता है या किसी से सुना है कितने अरसे तक वो बीमार रहे और कितनी मरतबा उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कराई बाहर जाने के हवाले से या अपनी सजा मुअत्तली के हवाले से? जनरल नॉलेज के लिए एक सवाल, मैं ये नहीं कह रहा, कोई कंपैरिजन देने की कोशिश नहीं कर रहा, आप क्या कहेंगी मैम? ना जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने, ना आसिफ अली और ना हम जैसे छोटे छोटे कारकुनों ने। बस चलते चलते एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, लगता है कि आजकल रमेश कुमार जो हैं वो देही से इस्लामाबाद में नहीं है। क्या देहातों का दौरा कर रहे हैं, देहातों का दौरा कर रहे हैं। आवाज गूंजता हुआ आ रहा है रमेश कुमार, क्या ये सर वो अपोजिशन में आवाज गूंजती हुई है। देहात का दौरा कर रहे हैं रमेश कुमार। बस मैं तो चाह रहा है बच्चों की दुनिया पढ़ते रहे और हमें आके सुनाते रहे। लेकिन इस दफा रूहानी शख्सियत की अंगूठी जाली है या शख्सियत? राइट नाजरीन, इसी तरह हंसते खेलते, हालांकि किसी बात का कोई सर पैर नहीं निकला, लेकिन फिर भी वीक का पहला प्रोग्राम है, हंसते खेलते वाइंड अप हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कल फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। मोहतरमा शैला रज़ा का खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने तमाम तकनीकी ख़राबियों के बावजूद भी पाए इस्तिक़ामत से जो है वो इस्तिफ़ादा फरमाया, और रमेश कुमार साहब ज़ाहिर है अपोजिशन में, हुकूमत में उनको नाराज़ करना कैसे है मुमकिन है। सिद्दीकुल फ़ारूक साहब ने भी बड़े कड़वे कसीले सवालात का डट के मुकाबला किया। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का एक मरतबा फिर खुसूसी शुक्रिया। नाज़रीन, नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।